हाँ, तो वेलकम टू अनदर वीडियो। इसमें हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं जस्ट द लास्ट पार्ट विच इज़ द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स के CFQs, है ना। तो चलो फिर हम लोग अब फिर स्टार्ट करते हैं। 80 क्वेश्चंस हो गए थे, अब बाकी बचे हैं सिर्फ 15, है ना। तो सिर्फ सिर्फ तो नहीं है वो, बट ठीक है। 81, क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है क्वेश्चन कि the diagram shows two parallel wires carrying current in the downward direction. The magnitude of the current in wire A is greater than in wire B. It is also observed that wires exert force on each other. यानी कि देखो ऐसे है A और B, तीन पॉइंट दे रखे हैं P Q R, है ना। ये A में करंट ऐसे जा रहा है और B में ऐसे करंट जा रहा है। अब इसमें क्या इन दोनों का आपस में भी फोर्स लग रहा है ना। और ए का जो मैग्नीट्यूड है करंट का वो ज्यादा है बी से, है ना। तो होगा ये कि हाँ, क्या हम लोग का जो करंट है इसमें ए के मैग्नीट्यूड ज्यादा है बी के उससे। पार्ट ए पूछता है सेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वायर ए। तो वायर ए पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो अब देखो सीधी सी बात है, आप ध्यान से देखो। अब अगर करंट दोनों में नीचे की तरफ है, दोनों में नीचे की तरफ है, तो ऐसे अगर करंट है तो ए के अराउंड ऐसे फील्ड बनेगी। यानी कि ए के लिए पी क्यू आर से फील्ड बाहर आएगी, है ना। ए के लिए ऐसे है करंट, ऐसे है करंट की डायरेक्शन, तो पी क्यू आर से ऐसे बाहर आएगी। मतलब ए के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो ऐसे बाहर आती हुई दिखाई देगी बीच में, है ना। और बी के लिए क्या हुआ, बी के लिए अंदर जाएगी ऐसे, और के लिए बी के ऐसे और ऐसे। हम लोग मैक्सवेल से राइट हैंड थंब रूल्स है ऐसे करेंगे कि करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखेंगे तो हमारी फिंगर्स ऐसे टॉल होंगी। इसका मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड हमको इनसाइड जाती हुई दिखेगी ड्यू टू बी, और बाहर आती हुई दिखेगी ड्यू टू ए, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आ गई है, अब मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। फोर्स कैसे लगेगा, फोर्स लगेगा ए और बी के बीच में, है ना। राइट, एक सेकेंड। हाँ, तो होगा बेसिकली ये कि जो बी है उसकी वजह से ए पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, कुछ इस तरीके से। बी की वजह से ए पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी इनसाइड इनसाइड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। यानी कि अब अगर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का अब इस्तेमाल करें, वेयर दिस डिनोट्स द की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर को ये डिनोट करता है कि करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन है नीचे, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर। तो थंब डिनोट करेगा कि मोशन ऑफ द कंडक्टर, यानी कि ए किसकी तरफ मूव करेगा, बी की तरफ। बेसिकली अगर दोनों वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं करंट तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना। इस वजह से ए पे इस साइड को फोर्स लगेगा, क्योंकि बी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो इनसाइड द प्लेन आई ए के लिए, एंड उससे हमने जब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखा तो वो बी की तरफ मूव करता हुआ पाया गया, है ना। तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस विल बी टुवर्ड्स बी, है ना। नेम द लॉज यूज टू कम टू द कंक्लूजन इन ए। तो कौन से लॉज यूज किए हैं हम लोगों ने। सबसे पहले मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, ताकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाए। फिर उसके बाद हम लोगों ने यूज किया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, है ना, ताकि हम लोग को मोशन ऑफ द कंडक्टर पता चल जाए। फिर सी पार्ट क्या कहता है, व्हेन अ कंपास इज प्लेस्ड इन बिटवीन द टू वायर्स it does not remain along the direction of the magnetic field wire A or wire B at one of the points P, Q or R. State with the reason at which point you will observe this. मतलब बोला ये है कि P, Q, R इन तीनों में से किसी एक जगह पर मैंने कंपास को रखा तो वो कहीं पर भी डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा था। मतलब अगर अगर सिर्फ मतलब तो कहीं पर भी डिफ्लेक्शन क्यों नहीं शो कर रहा था, क्योंकि उसमें जो नेट मैग्नेटिक फील्ड उसके मतलब उस पोजीशन पर होगी वो कैंसिल आउट होगी। कैसे कैंसिल आउट होगी, देखो ऑब्वियस सी बात है। अब ध्यान से देखो, ए का क्या बताया था, ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और बी का मैग्नीट्यूड कम है। मतलब ए की वजह से जो मैग्नेट फील्ड आ रही थी पी पर ऐसे बाहर की तरफ, और बी की वजह से इस पी पर अंदर की तरफ, है ना। तो पी पर ए की वजह से बाहर की तरफ, पी बी की वजह से अंदर की तरफ। तो ओवरऑल अब क्योंकि ए बड़ा है, अगर ए बड़ा है तो डिस्टेंस ये कम है, डिस्टेंस कम है तो ओवरऑल यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ए की डोमिनेट कर जाएगी, है ना। ए की डोमिनेट कर जाएगी, इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ बी, एंड पी पर तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए ही की मानी जाएगी, एंड इस वजह से तो पी पर अगर रखेंगे तो डिफ्लेक्शन शो करेगा। फिर क्यू की बारी आती है, तो क्यू पर होगा ये कि बेसिकली अगर हम एक बार रख के ऐसे घुमाएंगे तो क्यू पे
आएगा बाहर की तरफ और बी की वजह से आएगा इनसाइड की तरफ। बट क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो क्यू पर ए की ज्यादा चलेगी, यानी कि वो तो मिड पॉइंट है एकदम, तो क्यू पर ए की ज्यादा चलेगी। इसका मतलब यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए डोमिनेट कर जाता है। अब बात आती है थर्ड पॉइंट की, है ना। हाँ, तो आर पॉइंट में होगा क्या, बेसिकली ए की वजह से आर पॉइंट में बाहर की तरफ होगी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, और बी की वजह से अंदर होगी आर पे। मगर ए की वजह से क्या थी, स्ट्रॉन्गर थी, और बी की वजह से वीकर थी। बट क्योंकि आर ए से दूर है तो ए का इफेक्ट आर पे उतना नहीं आएगा और बी का इफेक्ट आर पे ठीक ठाक आएगा। लेकिन क्या बोला गया है कि अब इसमें, अब क्योंकि ए की मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि इसी स्ट्रेंथ से ज्यादा थी तो बट दूर भी है, तो दूर की वजह से उतना मतलब मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा। बट क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा थी कुछ ना कुछ उसका वजह से तो रहेगा ठीक ठाक। बट इसे, और ये वीक था, बी वाला वीक था। वीक मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड वीक क्योंकि इसमें कम करंट बह रहा है, इस वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी, भले ही पास में हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं आर ही वो पॉइंट होगा जहां पर जो हम लोग की ए और बी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों कैंसल आउट कर दे रही हैं। इसी वजह से हमने कंपास को आर पे रखा, तो कहीं डायरेक्शन नहीं शो कर रहा, कहीं डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा, क्योंकि ए की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ है, बी की इनसाइड है, तो ओवरऑल वो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जा रही है, कट वगैरह करके, सच दैट कि वहां पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है ना। तो इस वजह से ऐसा हो रहा है वहां, ठीक। अब उसके बाद तो यहाँ पर रीजन के साथ बता दिया कि आर हम लोग का वो वाला पॉइंट है जिस पर क्योंकि पी पर और क्यू पर तो ए डोमिनेट कर जाएगा, क्यू तो बीच में है, इस वजह से ए भी डोमिनेट करेगा, और पी तो ए के पास ही है तो भाई डोमिनेट करेगा ही करेगा। और इसलिए मुझे याद रखना है कि जो वीक साइड वाले के पास होता है ना हम लोग का पॉइंट, वो ही मेनली उसी के पास हम लोग को मतलब न्यूट्रल पॉइंट मिलता है, कि जो वीक न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं इसको, न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पर कहीं पे भी कोई भी मतलब डिफ्लेक्शन नहीं शो करता है हमारा कंपास, तो उसको न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। तो जो हम लोग को न्यूट्रल पॉइंट है वो बेसिकली वीक करंट या फिर वीक मैग्नेटिक फील्ड वहां के उसके पास में मिल रहा है सिंपली, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 82। क्या कहता है, शान इज यूटिलाइजिंग अ डायनामोमीटर टू मेजर द फोर्स expressed in newtons on a bowstring. He records both the force and displacement of the bowstring and plots the data on a graph that shows the relationship between force in newton and displacement in centimeters. Shan is interested in determining the highest point that the arrow reaches. He knows he can calculate the work done by finding the area under the ग्राफ, यानी कि बेसिकली ग्राफ कुछ ऐसा सा बना है, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का फोर्स डिस्प्लेसमेंट, है ना, ऐसे। फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट है नहीं, डिस्प्लेसमेंट है ये वाला, फोर्स है ये वाला, है ना। ये सेंटीमीटर में, ये न्यूटन में, सेंटीमीटर न्यूटन, है ना। और जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है इसमें 5, उस पर क्या कितनी वैल्यू आ रही है, उस पर आ रही है 25 न्यूटन सिंपली, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो सिंपली क्या बोला है इसमें, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बो स्ट्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी उतना ही होगा जितना वर्क डन होगा, बेसिकली एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ ही हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बो स्ट्रिंग। तो पीई कितना हो जाएगा, पीई इक्वल्स टू हाफ इंटू इसका मतलब ये कितना है 25 इंटू 5, 25 इंटू 5, लेकिन 5 सेंटीमीटर में था, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे इसमें इसको मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो अब ये SI यूनिट में हो गया पूरा। तो अब इसमें फाइनली पीई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पीई इक्वल्स टू, कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। इज 25 इंटू 5 इज 125, 125 डिवाइड बाई 2 6, कितना 62.5, 62.5 वो पीछे, तो सिंपली 0.625 जूल हम लोग का इसमें आंसर होगा, है ना। ठीक है, तो इसमें 0.625 जूल हम लोग का आंसर है। पोटेंशियल एनर्जी एरिया अंडर द ग्राफ करके निकाल लिया। फिर इफ द मास ऑफ द एरो इज 31.25 ग्राम, कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द एरो। अच्छा, अब क्या बोला है, मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द एरो पूछा है, तो हम लोग P इक्वल्स टू के कर देंगे, यानी कि के ई इक्वल्स टू 0.625 जूल। तो के ई कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 0.625। एम कितना दिया है 31.25 ग्राम, ग्राम में तो केजी में चेंज करेंगे, केजी मतलब हो जाएगा हम लोग का हाफ इंटू 31.25
इंटू 10 की पावर -3 वी स्क्वायर इक्वल्स टू 0.625 है ना। तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 0.625 विल बी कितना 1 पॉइंट, ये हो जाएगा 1.25 हो जाएगा 1.25 राइट। 1.25 अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 31.25 और इंटू 10 की पावर 3 है ना। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इट विल बी कितना 1.25 इंटू 1000 है ना इक्वल्स टू डिवाइड बाय 31.25। तो v स्क्वायर की वैल्यू हो गई कितनी 40। तो v कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 40, अंडर रूट ऑफ 40 मतलब 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा है ना। 6 पॉइंट कितना इट विल बी 6.32 मीटर पर सेकेंड है ना, 6.32 मीटर पर सेकेंड सिंपली है ना। तो हम लोग का v की वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन, क्योंकि हम लोगों ने के पी को बराबर कर दिया भाई। अब हम बाय मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह। फिर कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द एरो, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द एरो। तो वो भी इससे निकाल लेंगे है ना कि 0.625 इक्वल्स टू एम जी एच है ना। 0.625 और इंटू एम जी एच है ना। तो m इधर कितना मानना है, इधर मान लो यही 31.25 इंटू 10⁻³ मतलब 0.3125 0.3125 इंटू 10 इंटू h। तो h की वैल्यू आ जाएगी कितनी 0.625 अपॉन इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3.125 है ना। क्या हो जाएगा 0. डिवाइड बाय 3.125 इट विल बी हम लोग का कितना एक सेकेंड 0.0 आ जाएगा ना सॉरी 0.0 है ना। तो इधर आ जाएगा 0.3। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा सिंपली कितना 65/31 इट विल बी सिंपली हमारा कितना h इक्वल्स टू 2 मीटर। तो हम लोग की 2 मीटर हाइट आ गई सिंपली है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया 82 वाला भी है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं ठीक है। हाँ अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि द ग्राफ इलस्ट्रेट्स द कोरिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स x axis and the number of neutrons y axis for element C in the periodic table. The element is denoted by letters rather than their conventional symbols. When element C depicted in the graph undergoes radioactive decay, it releases radioactive rays. अच्छा कुछ ऐसा सा ग्राफ बना हुआ है ना, जिसमें ये 3 पॉइंट गिवन है, ये नहीं सॉरी ये है ना, और 1 2 3 4 80 85 90 95 है ना। ये है प्रोटॉन्स, ये है न्यूट्रॉन्स है ना। 150 145 140 है ना। और सी कहाँ की बना, सी की बना 90 के थोड़ा सा आगे 140 के ऊपर है ना, यहाँ पे समथिंग लाइक दिस। ये है पॉइंट सी। अब क्या बोला है कि राइट द केमिकल सिंबल अलोंग विद द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर फॉर द एलिमेंट डिनोटेड एज सी। देखो सी समथिंग यहाँ पर है तो इसका मास नंबर सॉरी एटॉमिक नंबर विल बी समथिंग लाइक 92 है ना। और मास नंबर विल बी कितना इसका मास नंबर विल बी उसके लिए इट विल बी कितना ऐड करेंगे कितना हो जाएगा। अगर मैंने 146 में ऐड किया 146 है ना, क्योंकि 145 से जस्ट ऊपर है तो 146 में ऐड करेंगे है ना। 146 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है और मास नंबर क्या होता है 146 प्लस 92 146 प्लस 92 तो ये 238 आ जाएगा। यानी कि सी का मास नंबर इज 238 एंड एटॉमिक नंबर इज 92 सिंपली है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि प्लॉट ऑन द ग्राफ, ग्राफ पे प्लॉट करना है द फर्स्ट द डॉटर एलिमेंट आफ्टर द एमिशन ऑफ बीटा रेडिएशन बाय द एलिमेंट सी। अच्छा एलिमेंट सी ने बीटा रेडिएशन निकाला मतलब 92 238
इससे बीटा रेज निकली, मान लो की बात है कुछ बन गया, एक्स बन गया है ना, एक्स बन गया, और बीटा रेज निकली -1 0, -1 इधर आएगा तो 93 ये, और इधर आएगा 238, यानी कि नंबर ऑफ इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे, प्रोटॉन्स होंगे 93, और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे हम लोग के 145। हाँ, अब तो इधर P आ गया 93, N आ गया 145, इसका मतलब प्रोटॉन बढ़ गए हैं, इससे प्रोटॉन एक बढ़ गया और एक न्यूट्रॉन कम हो गया, तो सिंपली यहाँ पर कहीं लाई करेगा, क्योंकि प्रोटॉन एक ज्यादा है इससे और न्यूट्रॉन एक कम है, तो यहाँ पर हम लोग का एक्स वाला जो पॉइंट है डॉटर न्यूक्लियस, वो यहाँ लाई करेगी, है ना, एक ज्यादा प्रोटॉन्स और एक कम न्यूट्रॉन्स के साथ सिंपली, है ना, क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स कितने थे 92 और न्यूट्रॉन्स कितने थे 146। अब उसके बाद क्या लिखा है, डॉटर एलिमेंट एज इंडिकेटेड इन द प्रीवियस आंसर, मतलब अब इसको पेरेंट मानना है और इससे डॉटर एलिमेंट निकलेगी कौन सी, इफ इट अंडरगोज अल्फा डी के। अच्छा, अब एक्स जाएगा अल्फा डी के, मतलब 93 238 वाई, इसमें से कितना निकला, चलो अल्फा लिख लेते हैं, हीलियम, है ना, 2 गया तो इधर कितना आ जाएगा 91, और 4 गया तो इधर आ जाएगा 234, है ना। प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स होंगे 91, न्यूट्रॉन्स कितने, न्यूट्रॉन्स होंगे हमारे 100, एक सेकेंड, 143, हाँ 143 होंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो पी हो गया 91, यानी कि सी था 90 और एन हो गया 143, तो एन आ गया यहाँ पे, एन कहीं समथिंग लाइक दिस यहाँ लाई करेगा, और पी लाई करेगा यहाँ पर, है ना, तो यहाँ हमारा का कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाएगा वाई वाला पॉइंट। तो ग्राफ पे कुछ ऐसे प्लॉट करना है ना, तो हम लोग का 90 के आगे होगा थोड़ा सा वाई, और 145 के नीचे, और ये वाला 145 पे होगा एक्स, और 90 सी से आगे, और सी वाला पॉइंट जो है कुछ ऐसे प्लॉट होगा, तो सिंपली हम लोग का ये पूरा क्वेश्चन यहाँ हो जाता है। बस यहाँ पे ध्यान रखना था एक्स को वाई में डीके किया है ना, क्योंकि इसमें बोला एज इंडिकेटेड इन द प्रीवियस आंसर, तो प्रीवियस आंसर को हमको पेरेंट वो मानना है, पेरेंट न्यूक्लियस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 हम लोग का। क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि द एडजेसेंट डायग्राम शोज 4 solid plastic balls with wires fitted on a wooden base. A person shakes the wooden base to and fro, forward and backward periodically. It is observed that even the balls start vibrating. It is also observed that all ball vibrate, but only one ball vibrates vigorously. अच्छा, explain why only one ball vibrates vigorously. तो हुआ ये होगा क्योंकि जो वुडन बॉक्स है उसके अंदर मतलब उसको जो हम वाइब्रेट कर रहे हैं वुडन बॉक्स तो उस वो जब हम उसकी उसको वाइब्रेट कर रहे हैं, तो जो हमारा वो है क्या, जो भी कोई एक बॉल जो बहुत तेज तेज वाइब्रेट कर रही है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच कर गई होगी जिस फ्रीक्वेंसी से हम लोग वुडन बॉक्स को वाइब्रेट कर रहे हैं। तो अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी इससे मैच कर जाएगी तो रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, जो हम लोग का बॉल है वो लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ विगरसली आगे पीछे मूव करेगी, है ना। इस वजह से रीजन हमारा रेजोनेंस है, और उसी वजह से एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, एंड वो रेजोनेंस कंडीशन में नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉल मैच कर गई होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ वुडन बेस से, है ना, इस वजह से हुआ है। फिर बोला है कि बी में इफ एफ ए एफ बी एफ सी एफ डी आर द नेचुरल फ्रीक्वेंसीज ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द वायर, देन अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसीज एंड गिव रीजन फॉर द सेम। अब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/लेंथ, इसके बारे में बात हो चुकी है। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/लेंथ, यानी कि जिसकी लेंथ छोटी उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा, उसके वाइब्रेशन ज्यादा, है ना। तो सिंपली एफ ए, ध्यान से देखो तो इसमें सबसे छोटा है एफ बी, तो एफ बी जो होगा वो सबसे आगे, फिर एफ सी, फिर एफ ए, फिर एफ डी, तो ये हम लोग का सीक्वेंस होगा। इस हिसाब से फ्रीक्वेंसीज अलाइन हो जाएंगी, जिसकी सबसे कम हाइट उसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी सिंपली, है ना। तो इस हिसाब से हम लोग का 84th क्वेश्चन भी हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, उसमें द अबव डायग्राम शोज अ ग्लास प्रिज्म क्रिटिकल एंगल 42, है ना। पहले बना लेते हैं ग्लास प्रिज्म। है ना, और ये क्या है, क्यू पी, है ना, ए बी सी, इसका क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री, और ये गिवन है 48, है ना। अब ये ऐसे आएगा, ऐसे टकराएगा,
रे ऐसे आई, ऐसे टकराई ना, नॉर्मल आई थी तो ऐसे जाएगी, फिर उसके बाद यहाँ पे इसको ये नॉर्मल मिलेगा। अब ये 48 है, ये 90 है, अगर 48 है ये 90, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42, ये 42 है तो ये कितना हो जाएगा 48। हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है 48, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो यहाँ टी आई आर हो जाएगा, टी आई आर हो जाएगा, तो ये ऐसे जाएगी, मतलब 48 ये है तो ये भी 48 होगा, है ना, ये भी 48 है। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे गई रे, ये 48 है तो ये कितना होगा, ये होगा 42, ये है 42 तो ये होगा 48, क्योंकि ये राइट एंगल है, ये 48 तो ये होगा 42। अगर ये 42 है तो बिल्कुल क्रिटिकल एंगल पे गई है, तो सिंपली अगर क्रिटिकल एंगल पे गई है तो ऐसे ग्रेज करते हुए आगे निकल जाएगी, ऐसे, है ना। तो ये रीड ड्रॉ द डायग्राम एंड रीड द पाथ ऑफ द लाइट रे पी क्यू टिल इट इमर्जेस आउट ऑफ द प्रिज्म, तो कुछ इस तरीके से होगा। अब इसमें सेकंड पार्ट क्या था, ऑल्सो कैलकुलेट द नेट एंगल ऑफ डिविएशन ऑफ द रे पी क्यू व्हेन इट इमर्जेस फ्रॉम द प्रिज्म। अच्छा, तो नेट डिविएशन पूछा है। आप ध्यान से देखो, अगर मिरर वाला केस होता है, मिरर देखो इन रिफ्लेक्शन के लिए, रिफ्लेक्शन वाले केस में जो हम लोग का डिविएशन आता है, रिफ्लेक्शन वाले केस में जो डिविएशन आता है वो हम लोग का होता है कितना, वो होता है कितना, वो होता है इक्वल्स टू 180 माइनस 2i, मतलब 180 माइनस 2i हम लोग का डिविएशन होता है। कैसे पता चला, मान लो की बात है, अगर रे ऐसे आ रही थी, कैसे देखो, ऐसे आ रही थी, है ना, रे ऐसे आ रही थी, अगर ये मिरर ना होता तो रे कैसे निकल जाती, अगर ये देखो ये मिरर है ना, अगर ये मिरर ना होता तो रे निकल जाती ऐसे आगे की तरफ, बट क्योंकि ये मिरर था तो रे कैसे जाएगी, ऐसे, है ना, टकरा के ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो गई। इसका मतलब अब ध्यान से देखो, तो हम अगर ऐसे नॉर्मल बनाए तो ये क्या है, ये हमारा एंगल आई, है ना, तो और ये भी हमारा ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, बट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर ही होगा, है ना, ड्यू टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, तो ये भी एंगल है, ये भी एंगल आई के बराबर है। फिर उसके बाद बात आती है कि अगर हम इसके बीच में एंगल देखें, किसके बीच में, अगर ये नॉर्मल को हम और एक्सटेंड करें तो ये कितना हो जाएगा, ये भी एंगल आई हो जाएगा, है ना, नॉर्मल और इसके बीच में, क्योंकि ये दिस और दिस विल इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ दिस, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस के ये वर्टिकली अपोजिट है। फिर उसके बाद क्या बचा कि, है ना, अब, हाँ, अब बेसिकली बात बताया ये गया है कि ध्यान से देखो, तो अब दिस इज द एंगल, मतलब दिस इज द एंगल ऑफ डिविएशन, ये हमारा एंगल ऑफ डिविएशन है। मतलब एंगल ऑफ डिविएशन बेसिकली होता ये है कि लाइट जहां जा रही थी और लाइट जहां गई, लाइट जहां जा रही थी और लाइट जहां गई, उनके बीच में जो एंगल बनता है, यानी लाइट जा रही थी ऐसे और लाइट गई ऐसे, इस तरीके से, तो इधर मुड़ गई इस तरफ को, थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज डिविएट हो गई, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ गई, तो एंगल ऑफ डिविएशन विल बी डेल्टा दिस, है ना। तो अब इस डेल्टा की वैल्यू लिखो, इस डेल्टा क्या हो जाएगा, ये डेल्टा हो जाएगा 180, देखो ये 180 वाली लाइन है पूरी नॉर्मल की, हाँ, ये प्रॉपर 180 वाली पूरी, मतलब 180 वाला इतना पूरा एंगल 180 है ना, ये पूरा 180 है, तो दिस विल बी 180 माइनस एक आई ये वाला और एक आई ये वाला माइनस 2i, तो एंगल ऑफ डिविएशन फॉर रिफ्लेक्शन याद रखना 180 माइनस 2i। फिर उसके बाद बताती है रिफ्रैक्शन वाले केस में, तो रिफ्रैक्शन वाले केस में अगर ओ आर से ओडी जाती है, ओ आर से ओडी जाएगी हमारी रे सिंपली, है ना, तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई, यानी कि ये होता है आर, ये होता है आई, तो हमारा एंगल ऑफ डिविएशन कितना होगा, एंगल ऑफ डिविएशन होगा ये, है ना, एंगल ऑफ डिविएशन ये होगा, और इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, अगर ये आई है, ये यहां से ये ऐसे, तो ये पूरा हमारा क्या है, दिस इज हमारा मतलब क्या, ये पूरा इज आई, है ना, ये है आई, तो हमारा एंगल ऑफ डिविएशन कितना आ जाएगा, एंगल ऑफ डिविएशन आ जाएगा आई माइनस आर। लेकिन जब ओडी से ओ आर जाती है, जब ओडी से ओ आर जाएगी, है ना, कुछ ऐसे, ऐसे गई और ऐसे, है ना, तो यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है, तो सिंपली हमारा दिस इज क्या, ऐसे ऐसे, है ना, तो दिस इज हमारा क्या, वो ये हम लोग का एंगल आई के बराबर आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो हम लोग का जो एंगल ऑफ डिविएशन है वो आ जाएगा आर माइनस आई। तो सिंपली अब यही चीज का यूज करके हम लोग एंगल ऑफ डिविएशन निकाल सकते हैं सिंपली, है ना, कि यहाँ पर पहले रिफ्लेक्ट हुई आके, पहले जब रिफ्लेक्ट हुई तो हम लोग का एंगल ऑफ डिविएशन विल बी 180 माइनस 2i, मतलब 180 माइनस 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस, 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब 2 इंटू 48, 2 इंटू 48 इज 96, तो 180 माइनस 96 इज 84 डिग्री,
84 डिग्री आ गया। फिर उसके बाद 84 आया किस डायरेक्शन में, 84 आया इस डायरेक्शन में सिंपली, है ना, क्योंकि इधर डायरेक्शन भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि देखो यहाँ पर जा ऐसे रही थी और ये ऐसे चली गई, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डिविएट हुई है। यहाँ पर जा ऐसे रही थी और ऐसे चली गई, यानी कि क्लॉकवाइज डिविएट हुई है। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर जा ऐसे रही थी बट क्योंकि सरफेस आ गया तो ऐसे डिविएट हो गई, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डिविएट हुई है। अब यहाँ पर जा ऐसे रही थी बट ऐसे हो गई, यानी कि ऐसे जाती ऐसे चलती चली जाती है बट ऐसे हो गई, इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डिविएट हुई है। तो इसमें लिख लो एंटी क्लॉकवाइज डिविएट हुई है ये वाली, मतलब इतना एंटी क्लॉकवाइज डिविएशन है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो ये रही, यहाँ पर टकराई, जहाँ ऐसे रही थी बट ऐसे डिविएट हो गई, मतलब जहाँ ऐसे रही थी बट ऐसे डिविएट हो गई, तो यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज डिविएशन हुआ है सिंपली, है ना। तो यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज डिविएशन हुआ है और यहाँ पर डिविएशन कितना हो जाएगा हमारा, उतना क्योंकि यहाँ पर क्रिटिकल एंगल वाला केस है, ओडी से ओआर में जा रही थी तो आर माइनस आई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आर माइनस आई विल बी, आर इज 90 क्योंकि क्रिटिकल एंगल वाले केस में आर हमारा 90 होता है, तो 90 माइनस 42, 90 माइनस 42 इज 48 डिग्री, 48 डिग्री, है ना। और ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब क्योंकि दोनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो सिंपली ऐड हो जाएंगे। अगर एक एंटी क्लॉकवाइज में होता, एक क्लॉकवाइज में होता तो माइनस करना पड़ता, और फिर मतलब मान लो की बात है 84 एंटी क्लॉकवाइज आता, 48 क्लॉकवाइज आता, तो हम माइनस करके बताते कि 84 माइनस 48, तो जो बड़ा होता उसका माना जाता कि वो एंटी क्लॉकवाइज में गई है पूरी रे या क्लॉकवाइज में गई है, तो 84 माइनस 48 करते हैं। बट क्योंकि दोनों एंटी क्लॉकवाइज में तो दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे, तो हम लोग का ये हो जाएगा 84 प्लस 8 इज 92, 92 प्लस 8 इज वो 130, तो यह जब हम लोग आ जाएगा 132 डिग्री एंगल ऑफ डिविएशन सिंपली, है ना। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर होगा, ठीक है, कि कैलकुलेट द एंगल ऑफ डिविएशन में 132 हम लोग का फाइनल आंसर है, ठीक है। होपफुली समझ में आया हो। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ते हैं, है ना। हाँ, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। क्या कहता है क्वेश्चन, है ना, कि द सर्किट depicted in the figure is employed to study Ohm's law rather than employing a conventional resistor, a glass tube of length L and cross-sectional area A, which is half filled with mercury of resistivity D connected to the circuit via two electrodes E1 and E2. These electrodes are linked to a battery with an EMF of E and negligible internal resistance. Provide the answer in terms of ALDE. resistance क्या हो जाएगा, देखो resistance will be रो, रो के लिए यहाँ सिंपल कौन सा बोला है, डी, है ना, रो एल अपॉन ए, एल के लिए बोला है एल, है ना, और ए के लिए बोला है ए सिंपली, तो डी एल अपॉन डी एल बाय ए हम लोग का आंसर हो जाएगा सिंपली, है ना। रेजिस्टेंस ऑफ द मर्करी इन द ट्यूब, है ना। फिर क्या पूछा है, वोल्ट एम मीटर रीडिंग, एम मीटर रीडिंग इज करंट की रीडिंग, करंट रीडिंग इक्वल्स टू वी अपॉन आर, वी कितना है, वी इज हम लोग का कितना है, ई, वी इज हमारा सिंपली ये जो बैटरी है, बैटरी लगी हुई है उसका ही ईएमएफ, ईएमएफ अपॉन आर, आर इज डी एल बाय ए, तो ये आ जाएगा कितना, ई ए बाय डी एल। फिर उसके बाद बात आती है कि वोल्ट मीटर रीडिंग, वोल्ट मीटर रीडिंग उतनी आ जाएगी बैटरी के बराबर, क्योंकि वोल्ट मीटर का जो माइनस साइन है, मतलब सॉरी दो टर्मिनल्स हैं, एक मान के चलो वो एक जुड़ा हुआ है किससे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल साइड से, एक पॉजिटिव टर्मिनल साइड से। तो अगर बैटरी का ऐसे है ना, समथिंग लाइक दिस, है ना, बीच में मरकरी ट्यूब है सीजी, है ना, तो ऐसे है। अब क्योंकि यहाँ बीच में एमीटर है तो एमीटर की वो क्या होती है, आइडियल रेजिस्टेंस, आइडियल रेजिस्टेंस होता है 0। अब ये ईएमएफ ई माइनस प्लस, अगर मान लो ये है 0 वोल्ट तो ये भी है 0 वोल्ट, यानी कि ये 0 वोल्ट तो ये भी 0 वोल्ट, क्योंकि सेम वायर है। अब ये 0 वोल्ट है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई वोल्ट, तो ये भी ई वोल्ट क्यों, क्योंकि ये तो एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है 0, ना, तो ई, ये भी ई, तो ये भी ई, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग आ जाएगी ई माइनस 0 इक्वल्स टू ई, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग विल बी ई। फिर क्या है, which of the measurements are altered when the tube is entirely filled with mercury। अच्छा हाँ सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर हुआ क्या था कि entirely filled with mercury नहीं था, पहले वाले केस में था कि which is half filled with mercury। half filled with mercury का क्या मतलब है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसका जस्ट हाफ, यानी कि a by 2, इट विल बी क्या हो जाएगा 2d एल बाय ए, है ना। और यहाँ पर भी क्योंकि ये 2dl by a है तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2dl, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है कि विच ऑफ द मेजरमेंट्स, इन तीनों में से किसकी रीडिंग चेंज होगी अगर हम उसको पूरी तरीके से भर देते हैं, किससे, मरकरी से। अगर पूरी तरीके से मरकरी से भर देंगे तो रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा डी एल अपॉन ए,
मीटर की रीडिंग आ जाएगी V अपॉन R, मतलब E अपॉन DL अपॉन A, मतलब कि E/A/DL, और V की रीडिंग तो अभी भी E ही रहेगी, यानी कि R की रीडिंग चेंज हो गई और एमीटर की रीडिंग चेंज हो गई, तो सिंपली रेजिस्टेंस एंड एमीटर ये दोनों चेंज हो गए, बट वोल्ट मीटर की रीडिंग या फिर वोल्ट मीटर रीडिंग सेम रही, वैसी ही रही, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ सिंपली, है ना। तो रेजिस्टेंट एंड एमीटर रीडिंग ये दोनों चेंज हो गए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन 87 है ना। क्वेश्चन क्या कहता है कि टू स्टूडेंट्स आर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स विद आइडेंटिकल 100 ग्राम मास सिंपल पेंडुलम्स, ईच रेजिंग द बॉब 5 मीटर अबव द मीन पोजीशन। अच्छा, the graph depicting the relationship between distance from the mean position and velocities is presented in the diagram। ठीक है, तो स्टूडेंट 1 की हाईएस्ट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड आई है, लेकिन स्टूडेंट 2 के लिए 8 मीटर पर सेकंड आई है। ठीक है, फिर डेमोन्स्ट्रेट यूजिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन दैट द पाथ फॉलोड बाय स्टूडेंट 1 इज डिवॉइड ऑफ फ्रिक्शन, है ना। तो पाथ 1 जो यूज किया है फ्रेंड ने, वो उसमें फ्रिक्शन नहीं है, तो ये कैसे पता चलेगा, मैथमेटिकल रिलेशंस का यूज करके बताना है ना। तो अब देखो कि दियों की सिंपल पेंडुलम का मास है 100 ग्राम, यानी कि उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, क्योंकि वो 5 मीटर तक रेज किया जा सकता है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पीई इक्वल्स टू एम जी एच। ओके, 100 ग्राम, 100 ग्राम मतलब 100/1000 किलोग्राम इंटू जी, यानी कि 10 इंटू एच इज 5, तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा हमारा सिर्फ, ये डायरेक्टली बन जाएगा 5 जूल। पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 5 जूल। अब 5 जूल किसके बराबर रखते हैं, 5 जूल इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। सिंपली अगर हाफ एम वी स्क्वायर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग को पता चल जाएगा क्या, कि वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन द बॉब पासेस थ्रू मीन पोजीशन, है ना। एक्सट्रीम पोजीशन पे पीई मैक्स रहेगी के 0, और मीन पोजीशन पे के मैक्स रहेगी पीई 0। तो यहाँ पर ये मीन पोजीशन वाली बात है, तो मीन पोजीशन पे हमारा ये वाला सिस्टम होगा, क्या होगा, 5 इंटू 2 हो जाएगा 10 अपॉन एम, एम की वैल्यू क्या आती है 100 ग्राम, 100 इंटू 1000 इक्वल्स टू वी स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 10 इंटू दिस 10 इंटू 1000 इज 10,000 अपॉन 100, ये जाएगा इक्वल्स टू वी स्क्वायर। तो वी कितना आ जाएगा, √100 इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। सिंपली इसका क्या मतलब हुआ कि वेलोसिटी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड आई जाएगी उस केस में, जिस केस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी मतलब तब जब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी कि मतलब जब कब, जब जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है उतनी ही हमारी सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो, यानी 5 जूल की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गई। इस वजह से जो 10 मीटर पर सेकंड आया है वो मैक्सिमम वेलोसिटी आई है, यानी कि जो स्टूडेंट 1 ने मैक्सिमम वेलोसिटी निकाली है कि 10 मीटर पर सेकंड आई, वो बिल्कुल सही निकाली, लेकिन स्टूडेंट 2 के साथ गेम हो गया। क्या गेम हो गया कि उसको जो सिस्टम प्रोवाइड किया गया था उसमें फ्रिक्शन था, इसी वजह से कुछ उसकी जो वेलोसिटी थी वो 8 मीटर पर सेकंड ही मैक्सिमम हो पाई, इस वजह क्योंकि उसकी कुछ एनर्जी जो थी 5 जूल मैक्सिमम जो पीई था उसमें से 5 जूल में से कुछ एनर्जी वेस्ट हो गया। वो उस वेस्ट एनर्जी के फ्रिक्शन को ओवरकम करने में चली गई, लेकिन जो एनर्जी बची उसमें से जो मैक्सिमम वेलोसिटी आई वो रही, उसकी वजह से जो मैक्सिमम वेलोसिटी स्टूडेंट 2 को मिली वो थी 8 मीटर पर सेकंड। सिंपली, है ना। तो वो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, ये 5 जूल। अब देखो स्टूडेंट 2 के लिए था, स्टूडेंट 1 के लिए, है ना। अब स्टूडेंट 2 के लिए क्या हुआ होगा, स्टूडेंट 2 के लिए हुआ ये होगा कि उसकी, क्योंकि उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है कितनी, 8 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड, हाँ। अब नेक्स्ट क्या है, v इसमें क्या बता रहा है, जो स्टूडेंट 2 है वो कहता है कि v इक्वल्स टू किसके बराबर है, 8 मीटर पर सेकंड, यानी कि इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकंड। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि हाफ एम इज 100 अपॉन 1000 इंटू वी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, यानी कि 64। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का, ये आ जाएगा 32, ये जाएगा 32, और ये 2 0 गए, तो ये आ जाएगा सिंपली 3.2 जूल। यानी कि 5 जूल में से 3.2 जूल ही केवल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो पाया। 5 जूल माइनस 3.2 जूल इक्वल्स टू
1.8 जूल हम लोग का फ्रिक्शन को ओवरकम करने में चला गया फिर स्टूडेंट 2 के केस में लेके, क्योंकि स्टूडेंट 1 वाला केस आइडियल था, उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं था, तो वहां पे जितनी मैक्सिमम एनर्जी थी वही सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में गई एंड हमें मैक्सिमम वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड मिली। बट स्टूडेंट 2 के केस में फ्रिक्शन में थोड़ी सी चली गई, इस वजह से हमें थोड़ी सी कम एनर्जी थी, मतलब थोड़ी की एनर्जी घट गई एंड वो घटी हुई एनर्जी हमारे केई में बदल गई और केई में बदल गई, इस वजह से उतनी उसके लिए हमको मैक्सिमम वेलोसिटी मिली कितनी 8 मीटर पर सेकंड सिंपली, है ना। तो ये हम लोग का वो था क्या कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भी प्रूव कर दिया। फिर क्या पूछते हैं पार्ट बी, डज द सिचुएशन इन्वॉल्विंग स्टूडेंट 2 एग्जिबिट अ ब्रीच ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नहीं भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ब्रीच नहीं हो सकता। वो जितनी एनर्जी गई थी वो इस यूनिवर्स में सेम ही रहेगी, वो गई तो फ्रिक्शन में ना, हीट एनर्जी में लॉस हुई, बट ओवरऑल वो हीट जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसके हिसाब से जितनी भी एनर्जी है वो ओवरऑल हीट एनर्जी में जो वेस्ट हो गई प्लस जो काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि ये वेस्ट एनर्जी प्लस ये काइनेटिक एनर्जी, तो बनता कितना है उतना ही टोटल एनर्जी जितना पहले था जो आइडियल एनर्जी था, यानी कि आइडियली एनर्जी हमारी कहीं मतलब वो नहीं हुई है, लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कभी ब्रीच नहीं होता। और लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तब ब्रीच हो जाता है जब हमारी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में कोई आ जाए, मतलब उन दोनों से कोई थोड़ा सा एनर्जी छीन के बंटवारा कर ले, जैसे कि यहाँ पे फ्रिक्शन ने बंटवारा कर दिया थोड़ा सा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम के पास 5 जूल था बट काइनेटिक एनर्जी को 3.2 जूल मिल पाई है। तीसरा बंदा अगर थर्ड बंदा आ गया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में कोई थर्ड बंदा यानी कि थर्ड एनर्जी आ गई जिसने कुछ अपने पास रख ली एनर्जी, तब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फेल हो जाएगा, बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑल एनर्जी यानी कि सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो वैलिड रहेगा सिंपली, है ना। तो ये था इस पूरे क्वेश्चन का ऐसे करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाँ, अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन 88। क्या कहता है ये क्वेश्चन कहता है कि एग्जामिन द ग्राफ depicting the transmitted and reflected waves from submarines A and B which are equipped with a device emitting ultrasonic sounds. अच्छा, study the graph and answer the following. Speed of sound in water is 1500 मीटर पर सेकंड. Name the device used here. तो डिवाइस कौन सा यूज किया है? सोनार। अगर हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड्स को भेजते हैं तो हम लोग डिवाइस यूज करते हैं सोनार, SONAR, है ना। और अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भेजते हैं तो हम लोग डिवाइस यूज करते हैं रेडार, RADAR, है ना। तो ये चीज याद रखना। फिर वाई इज द अल्ट्रासोनिक साउंड यूज्ड इन दिस डिवाइस, क्योंकि वो लॉन्ग रेंजिंग है ना, वो होता है ना उसमें क्या कि लॉन्ग रेंज जा सकता है बिना वो कि यूनिडायरेक्शनल जा सकता है, उसकी हाई एनर्जी होती है वगैरह वगैरह, है ना। तो काफी जो रीजंस है ना स्लीना में लिखे हुए हैं कि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव को हम लोग यूज करते हैं इस वजह से इसमें, तो उसका रीजन वगैरह यही सब है, यूनिडायरेक्शनल हाई एनर्जी है ना, और बिना डिवेट काफी दूर तक जा सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला। इस वजह से अल्ट्रासोनिक को साउंड वेव को हम लोग यूज करते हैं। फिर विच सबमरीन इज क्लोजर टू द शिप, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट सबमरीन। अच्छा, कौन सी शिप क्लोजेस्ट है? देखो सबमरीन ए के लिए क्या गिवन है कि ए में जो ट्रांसमिशन था T1 का मतलब जब रे को भेजा, मतलब हमने अल्ट्रासोनिक वेव को भेजा, कब भेजा? 10 सेकंड पे, 10 सेकंड पे भेजा। और R1 का मतलब है, R1 मतलब जिस सेकंड पे हम लोग को रिफ्लेक्ट होकर वापस मिल गई, यानी कि 40 सेकंड पे, जो पीक दिख रहा है ना 40 सेकंड पे आ रहा है। और बी वाली जो रे है उसको किस पे भेजा? T2 इक्वल टू क्या है? T2 इज सिंपली 20 और 40 के बीच में, यानी कि 30 सेकंड पे भेजा। और R2 यानी कि हम लोग को 50 सेकंड पे आ गई, यानी कि ध्यान से देखो तो इसके बीच में कितना गैप है? 30 सेकंड। और इसके बीच में कितना गैप है? 20 सेकंड। इसका मतलब ए वाला जो था, मतलब वेव्स को भेजा जब एक चेक करने के लिए तो उसको भेजा 10 सेकंड पे और लग गए 30 सेकंड वापस आते आते। और बी के लिए भेजा 30 सेकंड पे और उसको 20 सेकंड लग गए वापस आते आते। सिंपल सी बात है कि बी जो होगा तो सबमरीन के पास होगा, तभी तो जल्दी आ गया, है ना। तभी तो हमारी जो वेव्स भेजी थी वो जल्दी आ गई। इसका मतलब बी इज क्लोजर टू द शिप एंड इसका रीजन भी बता दिया। और डिस्टेंस अगर निकालने को बोले, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट सबमरीन, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट सबमरीन इक्वल्स टू डिस्टेंस इक्वल्स टू VT/2। VT इज 1500, टाइम कितना लगा बीच में? 20 और 2, है ना। ये आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 15,000 मीटर्स इक्वल्स टू 15 किलोमीटर्स। 15 किलोमीटर्स का इसमें टाइम लगेगा, मतलब सॉरी डिस्टेंस होगा इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। हाँ, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 89।
59 क्वेश्चन क्या कहता है कि कुछ स्विच बना हुआ है समथिंग ऐसे ऐसे, है ना। हम्म, ये S1, ये है S2, ये है 5 वोल्ट। और पूछा क्या है पार्ट ए में, इफ द स्विच S1 इज क्लोज एंड द स्विच S2 इज ओपन, तब क्या बताना है, पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट। अच्छा, S1 को क्लोज कर दे, S2 को ओपन कर दे। S2 को ओपन रहने देने का मतलब है कि S2 से कोई करंट पास नहीं करेगा, तो सारा का सारा करंट पास करेगा S1 से। इसका मतलब अब इसमें पावर बतानी है कि सर्किट में कितनी कंज्यूम कंज्यूम हुई। अच्छा, तो पावर कितनी कंज्यूम हुई वो बताना है। जैसे S2 ओपन, S1 को क्लोज रखेंगे, तो ध्यान से देखो, करंट यहाँ से निकलेगा, करंट गया गया गया, यहाँ पे गया, जंक्शन पॉइंट मिला, जंक्शन पॉइंट पे थोड़ा करंट इधर से आएगा, थोड़ा करंट इधर जाएगा, तो इधर गया करंट, इधर गया करंट, उसको वापस आके ये पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे दोनों करंट मिल जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता करंट के लिए, क्योंकि S2 ओपन है, इस वजह से करंट जाएगा, इसके दो पॉइंट मिले, यहाँ से और यहाँ से, यहाँ पे जाएगा और फिर वापस आ जाएगा, सिंपली, है ना। इस वजह से होगा ये कि यहाँ पे ऐसे करंट कितना है, तो आप इसका मतलब ये होगा कि करंट यहाँ डिवाइड हुआ 60 और 20 में, तो 60 और 20 क्या है आपस में पैरेलल में, तो 60 इंटू 20 अपॉन 60 प्लस 20 इक्वल्स टू 60 इंटू 20 अपॉन 80। ये बन जाएगा क्या 4, ये जाएगा 15, तो हम लोग का आ गया कितना, 15 ओम आ गया। वो क्या इंटरनल सॉरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका मतलब जो वोल्ट आ जाएगा, मतलब क्या, सॉरी करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट कितना आ जाएगा, करंट इन द सर्किट विल बी I इक्वल्स टू 5 बाय मतलब वोल्टेज है 5 वोल्ट अपॉन 15, 5 बाय 15 इज 1/3 एम्पियर, यह आ जाएगा हम लोग का करंट इन द सर्किट। फिर उसके बाद पावर कंज्यूम्ड पूछा है, कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट, तो पावर विल बी, अगर हम लोग अगर इधर से कितना 1/3 एम्पियर का करंट निकल रहा है, तो पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट विल बी सिंपल सिंपल हम लोग कर दे V इंटू आई, है ना, V इंटू आई कर देंगे, करेंगे तो आ जाएगा ना हम लोग का कि इट विल बी पावर इक्वल्स टू V इंटू आई, यानी कि 5 इंटू 1/3 इक्वल्स टू 5/3, यानी कि कितना आ जाएगा, 5/3 इक्वल्स टू 1.67 वॉट। तो हम लोग का फाइनली अगर ये S2 ओपन करेंगे, S1 क्लोज करेंगे, तो हमारा पावर कितना आ रहा है, पावर कंज्यूम 1.67 वॉट्स। अब क्या करना है, दूसरे वाले केस में S1 को ओपन करना है और S2 को क्लोज कर देना है, ठीक है। अब इस वाले केस में क्या होगा, करंट कुछ और, करंट की वैल्यू कुछ और है, कि देखते हैं क्या है कि बी पार्ट में देखो 5 वोल्ट से करंट निकला, है ना, रुको एक सेकंड। हाँ, तो होगा क्या कि 5 वोल्ट से करंट निकला, गया गया, अब ये पार्ट तो ब्रोकन है, तो यहाँ तो करंट जाएगा नहीं, तो करंट गया, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, करंट गया पूरा, मतलब यहाँ से करंट निकला, ऐसे गया गया गया, यहाँ मिला। अब करंट के पास दो रास्ते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, तो अब करंट यहाँ से ऐसे जाके ऐसे आ जाएगा, करंट यहाँ से जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ से जीरो रेजिस्टेंस पाथ मिल रहा है इसको, और यहाँ से इसको कोई रेजिस्टेंस वाला पाथ मिल रहा है यही सेम जगह आने पे, तो करंट इस वाले पार्ट में जाएगा नहीं, या फिर सिंपली कह सकते हैं कि ये पार्ट हम लोग का हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। जो ये वाला रेजिस्टेंस है, ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। अगर किसी भी रेजिस्टेंस से कोई करंट नहीं पास करता है, इवन दो पूरे सर्किट में कोई करंट पास कर रहा है, स्टिल कोई रेजिस्टेंस है कोई करंट नहीं पास करता, इसका मतलब वो रजिस्टर के अक्रॉस शॉर्ट सर्किट हो गया है, मतलब करंट जाएगा ऐसे, ऐसे जाएगा ऐसे, और ऐसे ही आ जाएगा, इसमें कोई करंट नहीं आएगा, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस इज 20 ओम, तो रेजिस्टेंस इज 20 ओम, है ना। करंट कितना आ जाएगा, करंट आ जाएगा हम लोग का 5/20 इक्वल्स टू 1/4 कितना एम्पियर, है ना। इसका मतलब पावर कंज्यूम कितनी हो जाएगी, पावर कंज्यूम आ जाएगा हम लोग का सिंपली V इंटू आई, वी कितना है 5 इंटू 1/4 इक्वल्स टू 5/4, 5/4 की वैल्यू इज 1.25 वॉट्स सिंपली, है ना। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट का ये कुछ इस तरीके से आंसर आ जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन देखो, डायग्राम कुछ ऐसा सा बना है कि
अरे कुछ कुछ बना है डायग्राम, पहले उसको बाद में बताते हैं। देखो ध्यान से कि डायग्राम शोज अ पुली यूज्ड टू लिफ्ट एन आयरन बीम ऑफ लेंथ 3 मीटर एंड वेट 100 kgf lying on the ground। अच्छा, कैलकुलेट द मिनिमम एफर्ट नीडेड टू जस्ट लिफ्ट द बीम ऑफ द ग्राउंड। देखो बेसिकली होगा क्या कि ऐसे हम लोग की पुली बनी है ना, कुछ ऐसे है पुली, ऐसे ऐसे है ना। तो और इधर मूवेबल पार्ट है ये ठीक है, ऐसे गया, ऐसे है ना, और इससे जुड़ा है हम लोग का क्या, धागे से, ये है ना, ये पूरा 3 मीटर का, ठीक है। और यहाँ से हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं ऐसे इस डायरेक्शन में। अब एफर्ट पूछा है, मिनिमम एफर्ट, सबसे कम से कम एफर्ट है ना। तो बेसिकली अब होगा क्या कि अगर हम ऐसे खींचेंगे तो पुली इधर से उठेगी, यानी कि इसको कैसे उठाएगी, इसको सच दैट ऐसे उठाएगी कि ये पॉइंट पे, मतलब ये ग्राउंड पे टिका रहेगा, ये पॉइंट पे ग्राउंड पे टिका रहेगा, एंड ये पार्ट धीरे धीरे हवा में उठना चालू हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से ऐसे पार्ट हवा में उठना चालू हो जाएगा ऊपर, ऐसे 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 उठना चला हो जाए। इसका मतलब ये हो कि हम एफर्ट किस पॉइंट पे लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं इस पॉइंट पे, एफर्ट लगा रहे हैं इस पॉइंट पे। तो हमारा ये पॉइंट किसकी तरह काम कर रहा है, ये पॉइंट काम कर रहा है फलक्रम, क्योंकि इसके यह पॉइंट कहीं मूव नहीं कर रहा है, इस पॉइंट के अबाउट हम लोग का वो उठता जा रहा है, और हम लोग का लोड क्या आ जाएगा, लोड आ जाएगा सिंपली जो हमारा इसका वेट है, जो इसका पार्ट का वेट जो गिवन है ना कि 100 kg। इसका मतलब हो ये रहा है कि सिंपली ऐसे कुछ देखो, ये अगर लीवर है पूरा, तो इधर हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं, है ना, ऊपर की तरफ ये है लोड और ये है फलक्रम, है ना। लोड है नीचे 100 kgf, एफर्ट हम ऊपर लगा रहे हैं, है ना, और ये पूरे 3 मीटर की रॉड है। अगर ये पूरा 3 मीटर है तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1.5 मीटर, है ना, ये 1.5 मीटर है। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वो निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, इसका वो कि मतलब ये इसमें पहले वो निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इफेक्टिव लोड की वैल्यू की, मतलब हम जो पुली से उठा रहे हैं, देखो हम तो पुली से उठाएंगे वो जो हमें महसूस होगा कि जो पुली के नीचे यहाँ पर लटका हुआ है, हम आंखें बंद कर लेंगे, जो पुली के नीचे लटका हुआ हमें भार महसूस होगा, हमें तो वो उठाना है ना सिंपली। इसका मतलब हम जो लोड उठा रहे हैं वो हम ऐसे खींच रहे हैं, तो अगर हम इतने पार्ट को देखें तो ये वो है हमारा क्या, लीवर, और इतने पार्ट को देखें तो ये हमारा पुली। इस पार्ट के लिए हमारा यहाँ ये पूरा लोड है, इस पुली के लिए पूरा लोड है। लेकिन अगर इस पार्ट में देखें सिर्फ किसमें, लीवर में, तो ये हमारा एफर्ट, इस साइड एफर्ट क्योंकि लगा रहे हैं हम लोग, खींच रहे हैं एफर्ट लगा के, है ना। तो अब इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, वही अपना प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट सिंपली, यानी कि अब क्योंकि ये उठ रहा है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो इधर है लोड वाले साइड, मतलब द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से आ जाएगा, ये है क्लॉकवाइज मोमेंट इस साइड को, यानी कि 100 इंटू 1.5 इक्वल्स टू इफेक्टिव लोड। इफेक्टिव लोड की वैल्यू मान लो कह देते हैं डब्लू, है ना, डब्लू है इफेक्टिव लोड की वैल्यू। इफेक्टिव लोड जो पुली को महसूस होगा, पुली को जो इफेक्टिव लोड महसूस होगा, मान लेते हैं उसकी वैल्यू है डब्लू, और उसकी डिस्टेंस कितनी है, उसकी डिस्टेंस है 3, है ना। तो अब डब्लू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डब्लू की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 2, तो डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी 50 kgf, सिंपली 50 kgf आ जाएगा इफेक्टिव लोड की वैल्यू, यानी कि लोड इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसके लिए, पुली के लिए आ जाएगा 50 kgf। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा ये कि इधर ये इसका वेलोसिटी रेशियो कितना है, इसका वेलोसिटी रेशियो इज 4। अगर इसका वेलोसिटी रेशियो इज 4 तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज भी 4 होगा, क्योंकि हम लोग के बाद इधर एफिशिएंसी के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो हम आइडियल केस मानते हैं, आइडियल केस मानेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज इज 4। तो हम लोग को एफर्ट अगर निकालना है तो एमए क्या होता है, एमए इक्वल्स टू एल, लोड इफेक्टिव। क्यों, क्योंकि पुली को जो लोड महसूस होगा हम उसको उठा रहे हैं ना, लोड कितना महसूस होगा पुली को, 50 kgf, है ना, एल इफेक्टिव अपॉन एफर्ट। तो 4 इक्वल्स टू 50 kgf अपॉन एफर्ट, तो एफर्ट इक्वल्स टू कितना आ गया, 50/4 इक्वल्स टू 12.5 kgf सिंपली, है ना। तो एफर्ट हम लोग का 12.5 kgf आ गया यहाँ पर, मतलब इफेक्टिव लोड को उठाने में मिनिमम जो वेट पूछा था 12.5 kgf हमें लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद पूछा है कि व्हेन द बीम इज बीइंग लिफ्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब जब तक उठ रही है, पूरी तरीके से उठी नहीं है, जब तक उठ रही है ना,
विद द अदर एंड टचिंग द ग्राउंड, जब तक दूसरा एंड ग्राउंड को टच कर रहा है, स्टेट विद द रीजन वेदर द एफर्ट नीडेड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब जब तक ये उठ उठ के पूरी मतलब पूरी तरीके से उठ रही है, जब तक एक पॉइंट जमीन से टिका हुआ है, तब तक हमें इफेक्ट एफर्ट हमें इसने 12.5 kg से ज्यादा लगाना पड़ेगा जब तक उठा रहे हैं। मतलब अभी तो इस पॉइंट में तो मालूम है कि 12.5 kg लगेगा, थोड़ी देर बाद मतलब जब तक आधी उठ चुकी होगी तब तक हमें क्या इससे ज्यादा लगाना पड़ रहा होगा फोर्स एफर्ट, या फिर इससे कम लगाना पड़ रहा होगा या नहीं लगाना पड़ रहा होगा, आप उसको भी देख लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छा पार्ट है ना। चलो देखो, तो ये तो था पहले लीवर लीवर वाला पार्ट इसमें, है ना। इफेक्टिव लोड लगा के अब देखना ध्यान से होगा क्या, है ना। मान लो की बात है, अगर हम ऐसे उठा रहे हैं तो अब मान लो हो क्या रहा है कि थोड़ी देर बाद ऐसे उठ गया, है ना। एक एंड ये वाला जो एंड ऐसे ग्राउंड से टच कर रहा है और ये ऐसे आधा उठ गया, है ना, आधा उठ गया। ठीक है, अब यहाँ से ऐसे कुछ हुक वगैरह लगा होगा और ऐसे ऊपर की तरफ वो इफेक्टिव लोड होगा, इफेक्टिव लोड, है ना। तो इफेक्टिव लोड की वैल्यू डब्ल्यू थी, हम लोग इधर भी डब्ल्यू मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं डब्ल्यू डैश, है ना, डब्ल्यू डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव लोड अभी भी डब्ल्यू डैश है, और इसका वेट कैसे एक्ट करेगा, नीचे की तरफ, इसका वेट है नीचे की तरफ, है ना। तो वेट कितना हो जाएगा, वेट, और मान लेते हैं ये इधर थीटा बना रहा है एंगल, थीटा एंगल बना रहा है, किससे, ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से बना रहा है हमारा, इतना उठ गया सजदा है, देयर इज द थीटा एंगल बिटवीन ग्राउंड एंड हमारा ये लीवर। अब है ना, तो अब लोड नीचे एक्ट करेगा, लोड यानी कि इसका वेट तो सिंपली 100 kg विल बी नीचे की तरफ। ये कितना है, ये है पूरा 3 मीटर, है ना। ये कितना है, ये है 1.5 मीटर, है ना। और ये वो वेट है, फिर हम लोग कह सकते हैं लीवर के लिए ये वाला हम लोग का एफर्ट साइड है। अब बात क्या है कि अब देखो ध्यान से, अब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट निकाले और क्लॉकवाइज मूवमेंट निकाल के देखते हैं इस पोजीशन पे, जब थीटा एंगल, कोई भी थीटा एंगल रैंडमली बनाया हुआ है, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हम लोग का कितना आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ जाएगा सिंपली इधर कितना घुमा रहा है, इधर घुमा रहा है हम लोग को, कौन सा, वेट, यानी कि वेट ऊपर उठा रहा है ना, कि सच दैट वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहे हैं। तो वो हो जाएगा W इंटू क्या, W ऊपर की तरफ, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट से, फलक्रम पॉइंट से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसको ऐसे ऐसे प्रोड्यूस करो नीचे, है ना। तो फलक्रम पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये यानी कि ये कितना है 3, और ये कितना हो जाएगा 3 cos थीटा, है ना, कंपोनेंट से सीखा हुआ है। 3 ये है तो ये कितना हो जाएगा 3 cos थीटा, है ना, 3 ये तो 3 cos थीटा, क्योंकि जिस साइड थीटा उस साइड cos वाले टर्म, तो W इंटू 3 cos थीटा। ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ गया। क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट विल बी ये 100 kgf इंटू 1.5, उसमें भी हम लोग को यही वाला लेना पड़ेगा, फलक्रम से यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर, क्योंकि ये नीचे की तरफ है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 100 इंटू 1.5 cos थीटा, 1.5 cos थीटा। अब इन दोनों को बराबर रख दो, तो W डैश cos थीटा इक्वल्स टू 100 इंटू W डैश 3 cos थीटा, 100 इंटू 1.5 cos थीटा। तो cos थीटा से cos थीटा जाएगा, 3 से ये जाएगा 2 टाइम्स, है ना, तो ये बच जाएगा 2 W डैश इक्वल्स टू 100। तो इफेक्टिव लोड की वैल्यू अभी भी कितनी आ रही है, इफेक्टिव लोड की अभी भी वैल्यू आ रही है 50 kgf, अभी भी इफेक्टिव लोड की वैल्यू 50 kgf आ रहा है। इसका मतलब अभी भी हमको एफर्ट कितना लगेगा, एफर्ट अभी भी हम लोग को 12.5 kgf ही लगेगा। इसका मतलब जब तक इसका एक पार्ट टचिंग है ग्राउंड से, जब तक ये पार्ट टच कर रहा है ग्राउंड से, तब तक हमारा जो ये लीवर है, तब तक उसमें जो हमको मिनिमम एफर्ट लगाना पड़ेगा वो 12.5 kgf लगाना पड़ेगा, एंड इट रिमेन्स कांस्टेंट, हमें ना बढ़ाना पड़ेगा ना घटाना पड़ेगा, इट रिमेन्स कांस्टेंट जब तक हम इसको पूरी तरीके से ग्राउंड से ना उठा लेते। लेकिन फिर ग्राउंड से उठाने के बाद मिनिमम एफर्ट अगर पूछे, जो क्वेश्चन नहीं पूछा है, तब ये क्वेश्चन और अच्छा हो जाएगा, तो वो करके बताता हूँ, है ना, एक सेकंड। हाँ, मान लो की बात है, एक काम किया है इसने, इस पुली ने, हमने कुछ इस तरीके से खींचा कि 12.5 एफर्ट लगा लगा के खींचा, फिर अब हुआ ये पूरा उठ गया, अब ये पूरा उठ चुका है, मतलब अब ये पूरा का पूरा हवा में है, मान लो ऐसे, लोड जो है हम लोग का पूरा ये लीवर ऐसे हवा में है ना। तो इसका यहाँ पे वेट होगा। अब मैं पूछूं कि अब मुझे, अगर मैं पूरा उठा चुका हूँ, पूरा का पूरा हवा में है, तो मुझे मिनिमम एफर्ट अब कितना लगेगा, अब मैं पूछता हूँ। तो बेसिकली आप सिंपली
अब इफेक्टिव लोड की बात ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब हमको वेट पूरा का पूरा उठाना है, हमको ये पूरा उठाना है। इसका मतलब पूरा का पूरा वेट उठाना है। पूरा का पूरा वेट उठाने का मतलब अब जो एल इफेक्टिव है, एल इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होगी? 100 kgf। तो इसका पूरा जो वेट है 100 kgf है ना। और इसमें एम कितना है? मैकेनिकल एडवांटेज इज 4, यानी कि 4 इक्वल्स टू 100 अपॉन एफर्ट, है ना। एफर्ट आ जाएगा कितना? 100 अपॉन 4 यानी कि 25 kgf। यानी कि हमें क्या पता चला, जैसे ही जब तक एक पार्ट इससे था हॉरिजॉन्टल था, तब तक हमें पहले 12.5 लगाना पड़ा, 12.5 लगाना पड़ा, फिर धीरे धीरे उठ रहा है, धीरे धीरे उठ रहा है, धीरे धीरे उठ रहा है, तब तक हमको 12.5 ही kgf का एफर्ट लगाना पड़ रहा है। फिर एक समय ऐसा है कि ये पूरा का पूरा हवा में आ गया, पूरे पूरे जब हवा में आ गया, फिर हमको तुरंत ही 12.5 kgf से हमारा वेट हो, मतलब हमको एफर्ट लगाना पड़ेगा तुरंत ही 25 kgf। फिर क्योंकि तब उसमें क्या होगा कि 12.5 kgf तब तक था जब तक एक पार्ट टचिंग था ग्राउंड से। अब कुछ नहीं टच कर रहे तो हमें कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा? 25 kgf का। और तब जाके ये हम अचीव कर पाएंगे कि इसको हम उठा पाए सिंपली, है ना। तो होपफुली ये दिस वाज अ वेरी गुड पार्ट, है ना। तो होपफुली समझ में आया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 हम लोग का, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है कि you are doing an experiment on the refraction of light in your physics laboratory. ABCD is a rectangular block, rectangular block है ABCD, A B C D, है ना। तो होगा क्या, क्या बोल रहा है कि a ray of light is incident obliquely on the surface AB, एक लाइट रे आई obliquely on the surface AB, तो क्या होगा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा इस पे, है ना। कुछ ऐसे, ये ऐसे आई, ऐसे गई, है ना। ये नॉर्मल बना है और ऐसे चली जाएगी, है ना। और हम लोग को ये बना के शो करना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस जो है ये है एल डी, यानी कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ हम लोग की लाइट रे, है ना। तो ड्रॉ द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास ब्लॉक एंड ऑल्सो शो हाउ इट इमर्जेस फ्रॉम द ब्लॉक। तो हम लोगों ने वो सब बना के बता दिया। अब इधर क्या हो जाएगा? इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा, वो भी बना दो, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इधर आ जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस, है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये भी उसी के बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। अब उसके बाद क्या बोलता है? which two pairs of angles remain the same during the experiment। मान लो कि बताए इसको R1 कह देते हैं, इसको R2 कह देते हैं। तो वो पूछा है कि कौन से दो पेयर हैं, यानी कि चार टोटल, कि जिनका एंगल सेम रहा। तो बेसिकली हमारा I E के बराबर होगा और R1 R2 बराबर होंगे आपस में। R1 R2 क्यों बराबर है? R1 R2 इसके लिए बराबर है क्योंकि वो अल्टरनेट एंगल वाला चीज है। और I और इसलिए बराबर है क्योंकि I एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जिस एंगल ऑफ सॉरी इंसिडेंस है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस से आया। और फिर हम अगर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के वजह से देखें, तो अगर हम ऐसे रे को डालें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ये रहेगा तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस सॉरी इमरजेंस ये आएगा। इस वजह से दोनों तरफ आई और ई हमारा सिंपली बेसिकली बराबर होता है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ इमरजेंस। फिर तो हमारे पास ये दो पेयर आ गए। फिर पूछा है इफ द सेम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड फर्स्ट with red and then with blue light, which color will suffer greater lateral displacement। तो lateral displacement किसका ज्यादा होगा? तो lateral displacement उसका ज्यादा होगा जिसका म्यू ज्यादा, है ना। lateral displacement उसका ज्यादा जिसका म्यू ज्यादा। अब म्यू किसका ज्यादा? म्यू उसका ज्यादा जिसका वेवलेंथ कम, जिसका वेवलेंथ कम यानी कि विब गिव, है ना। रेड और ब्लू की बात करी की तो वेवलेंथ कम किसका है? बी का, तो उसका म्यू ज्यादा होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, यानी कि उसकी लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी। तो इसका आंसर आ जाएगा ब्लू सिंपली, है ना। होपफुली ये चीज समझ में आई हो, है ना। 91 वाला क्वेश्चन। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 92। क्वेश्चन क्या कहता है? एन एलिमेंट जेड पी ए, यानी पी ए इज मास नंबर, जेड इज एटॉमिक नंबर, है ना, emits one alpha particle and then beta particles and two beta particles consecutively to form an element Q। So all the transformation by means of equations only what are P and Q called। अच्छा, अब P ने क्या करा? P से एक अल्फा पार्टिकल निकला और दो बीटा पार्टिकल। तो एक बार निकाल देते हैं। देखो P से मान लो बना है X, है ना, क्या बना? और अल्फा पार्टिकल निकला, अल्फा पार्टिकल यानी कि 2 4। अगर इधर 2 है तो इधर हो जाएगा कितना? Z माइनस 2, और इधर हो जाएगा A माइनस 4। फिर x आया, x में z माइनस 2 A माइनस 4, है ना। इससे दो बीटा निकले, 2 बीटा माइनस 1 0 प्लस, है ना। इससे y बना, तो ये बन जाएगा कितना? 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2, ये बन जाएगा ओवरऑल माइनस 2 है। अब तो इधर q बनेगा ना, तो q,
है ना, 2 × -1 क्योंकि फाइनली हमको क्यू मिल रहा है, 2 × -1 इज -2, तो -2 में मतलब -2 में क्या ऐड करेंगे, z-2 मिल जाए सिंपली हमको, तो -2 में हम लोग z ऐड करेंगे, z-2 विल बी ये है ना, z-2 विल बी z-2, और इस साइड क्या करना, इस साइड a-4 ही रहेगा। और क्या पूछा है, तो अब ये हमने इक्वेशंस लिख दी सारी ट्रांसफॉर्मेशंस की, है ना। फिर व्हाट p एंड q कॉल्ड, p एंड q को क्या कहेंगे, p क्या है, p को हम लोगों ने लिखा है a p z, और q को कैसे लिखा है, q को लिखा है हम लोगों ने Z-a-4। अब ध्यान से देखो तो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तो एटॉमिक नंबर अगर सेम होता है यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, आइसोटोप्स, यानी कि P एंड Q आपस में आइसोटोप्स है ना। तो होपफुली समझ में आया हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 93 ना। क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें कुछ कुछ तो ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ बना लो पहले ना। किसका ग्राफ है, टेम्परेचर और हीट सप्लाई का, टेम्परेचर और हीट सप्लाइड का, है ना। ऐसे ग्राफ बना हुआ है ना, ऐसे। ठीक है, ये है 20, ये है 0, ये है -20, है ना। वो और इधर हीट सप्लाइड A B C है ना, ग्राफ बन गया। अब क्या बोला है, इन द ग्राफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, यानी कि आइस को हम वाटर बना रहे हैं, यानी कि देखो -20 से लेकर 0 तक आइस है, ये पार्ट है आइस का। फिर यहां से यहां तक फेज चेंज हो रहा है, यानी कि फेज चेंज, मेल्टिंग, मेल्ट, और फिर यहां से 0 के बाद 20 तक वाटर है ना। तो ये वाटर, फिर क्या बोल रहा है कि व्हाट डज द पोर्शन ए बी रिप्रेजेंट, ए बी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ए बी रिप्रेजेंट फेज चेंज, मेल्टिंग, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी कि फेज चेंज, है ना। तो ए बी हमारा ये रिप्रेजेंट करता है। फिर वाई इज द पोर्शन ए बी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ए बी टाइम एक्सिस के पैरेलल क्यों है, टाइम एक्सिस मतलब ए बी वाला पार्ट टाइम एक्सिस के पैरेलल का मतलब होता है कि टाइम बढ़ता जा रहा है बट ए बी नहीं बढ़ रहा, है ना। ये होता है मीनिंग किसी के पैरेलल होना, तो टाइम बढ़ता जा रहा है और लेकिन ए बी अभी भी कांस्टेंट है, यानी कि टाइम के बढ़ने से वो मतलब क्या, उसका टेम्परेचर नहीं चेंज होएगा, यानी कि यहाँ पे हीट के बजाय शायद ये हीट और टाइम का, हीट और टाइम का ग्राफ है, हीट स्लैश टाइम, यानी कि हीट या टाइम दोनों में से किसी एक का भी ग्राफ दोनों कंसिडर कर सकते हैं, उन्होंने बताया नहीं है। तो अगर टाइम के पैरेलल है भी, इसका मतलब है टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है बट टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है बट टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब ये है कि व्हाट इज अ पोर्शन, व्हाई इज द पोर्शन ए बी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, बिकॉज वो इस वजह से क्योंकि जितनी जितनी भी हीट हम लोग मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं वो हीट जा रही है कहाँ, हीट इज गोइंग टू क्या, मेल्ट, टू मेल्ट द आइस, या फिर टू चेंज फेज, टू चेंज द फेज, है ना, चेंज और फेज में जा रही है ना। वो विच इज द स्पेसिफिक लेटेंट हीट, है ना, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, चेंज ऑफ फेज, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, इन सब में हम लोग की हीट जा रही है, इस वजह से हमारा पैरेलल है टाइम एक्सिस के हमारा ये ए से बी पार्ट। फिर वाई इज द स्लोप ओ ए स्टीपर देन द स्लोप बी सी, तो ओ ए स्टीपर मतलब ओ ए का जो है वो है स्लोप वो ज्यादा है, जबकि बी सी का जो स्लोप है वो कम है, मतलब ओ ए कुछ ऐसे और बी सी कुछ ऐसे, ये कहना चाह रहा है। तो इसका स्लोप ऐसे क्यों है, तो स्लोप के बारे में बात करी, स्लोप के बारे में बात करें तो हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप के लिए हीट वाला निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में हीट लिखा है, तो उसके लिए स्लोप निकालेंगे। स्लोप विल बी, स्लोप इक्वल्स टू टेम्परेचर अपॉन हीट, है ना, चेंज इन टेम्परेचर मान लेते हैं, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन हीट सिंपली, है ना, दोनों तरफ स्लोप तो यही होता है, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन चेंज इन हीट सिंपली, है ना। तो चेंज इन टेम्परेचर अपॉन चेंज इन हीट विल बी क्यू इक्वल्स टू mc डेल्टा टी, फॉर्मूला लिख लो पहले। फिर उसके बाद mc को उधर 1 अपॉन mc इक्वल्स टू डेल्टा टी बाय क्यू, तो डेल्टा टी बाय क्यू हमारा क्या है 1 अपॉन mc, यानी कि जैसे स्लोप हम लोग क्या देता है 1 बाय mc, यानी कि इसका मतलब है अगर जिसका स्लोप ज्यादा अगर मास कांस्टेंट है, अगर मास कांस्टेंट है तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम, है ना। जिसका स्लोप ज्यादा उसका सी कम और जिसका स्लोप कम उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी
ज्यादा। इसका मतलब यहाँ पर जो हम लोग का स्टीपर स्लोप है यानी कि आइस के लिए, तो यहाँ पर इसका स्टीपर स्लोप का मतलब है कि इसका वो ज्यादा है। क्या ज्यादा है? इसका स्लोप ज्यादा है। इसका स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है और इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, सी ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ, इज मोर देन दैट ऑफ ice. C is specific heat capacity, तो specific heat capacity of water is more than that of ice, इस वजह से ये हुआ है ना। तो कुछ इस तरीके से स्लोप को हम लोग लिखेंगे एंड इस तरीके से सॉल्व करके फाइनली हमारा आंसर मिल जाएगा, है ना। ठीक है, अगर मान लो की बात है 1/mc की जगह mc आता, मतलब स्लोप में स्लोप इक्वल्स टू mc, तो c बढ़ता तब m बढ़ता यहाँ पर, लेकिन सॉरी c बढ़ता तब स्लोप बढ़ता, बट क्योंकि c नीचे आया है तो c के कम होने से स्लोप बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पर इस चीज को अच्छे से अप्लाई करना, लॉजिकली अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन क्या कहता है कि इन द गिवन डायग्राम टू ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडिया आर शोन, द रेयर मीडियम इज एयर और द डेंसर मीडियम इज वाटर, है ना। रीड फ्रॉम द डायग्राम बाय शोइंग द पाथ्स ऑफ द रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ सेपरेशन AD for the incident rays OA, OP, OC and OD respectively. Critical angle for the denser medium is 48 डिग्री। अच्छा, तो हम लोग को डायग्राम बनाना है सिंपली, है ना। ये है पॉइंट O, इससे गया ये सीधे 90 डिग्री पर, ये गया 42, ठीक है। फिर ये गया 48 डिग्री और ये गया 60 डिग्री, है ना। तो अब इसमें क्या करना है, ये पॉइंट A, B, C, D, है ना। तो होगा क्या, इसमें हम लोग को जैसे रे डायग्राम कंप्लीट करना है। अब जो भी इंसिडेंट होती है लाइट रे, अगर वो नॉर्मल से अलॉन्ग इंसिडेंट होती है तो सीधे ही निकल जाती है, सीधे निकल जाएगी ये, है ना। इधर एरो बना दो, है ना, तो सीधे निकल जाएगी। फिर इसका वो क्या है, क्रिटिकल एंगल है 48, क्रिटिकल एंगल 48 है, बट एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है, तो सिंपली रिफ्रैक्शन होगा और ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयरर में जा रहा है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल विंडो जाएगा कुछ ऐसे, है ना। फिर उसके बाद सी, क्योंकि क्या है 48 के बराबर है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ उसका क्या, रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर वो बन जाएगा क्या कि वो जो हमारे रे है वो कुछ ऐसे चली जाएगी आगे, है ना। ऐसे रे ये वाली आगे चली जाएगी क्योंकि हमारे क्रिटिकल एंगल के बराबर है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस सिंपली, है ना। सॉरी, मैंने कुछ अगर गलती से गलत बोल दिया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तो ग्रेज करते हुए सरफेस के अलॉन्ग चली जाएगी। फिर उसके बाद डी वाला जो है ये है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, है ना, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पर एंगल भी 60 भी बनेगा एंड रे ऐसे चली जाएगी सिंपली, है ना। तो कुछ इस तरीके से रे डायग्राम कंप्लीट होगा सिंपली, है ना। तो 94 वाला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में पढ़ते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 95। इन अ हाइड्रोलिक पावर स्टेशन वाटर इज फर्स्ट स्टोर्ड इन अ डैम एट अ हायर ऑल्टीट्यूड। अच्छा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बीइंग स्टोर्ड एट हायर ऑल्टीट्यूड्स। तो इतने हाई ऑल्टीट्यूड्स पे स्टोर करने का फायदा क्या है, तो बेसिकली हम उसको जितने हाई ऑल्टीट्यूड पे स्टोर करेंगे तो उसमें उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो टू स्टोर द पोटेंशियल एनर्जी सिंपली, है ना। फिर उसके बाद क्या कहता है, व्हेन द वाटर इज अलाउड टू फॉल ऑन अ टरबाइन व्हाट एनर्जी टेक प्लेस फॉर द वाटर। जब अगर हम टरबाइन पे गिराएंगे तो कौन सी एनर्जी चेंज टेक प्लेस होता है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी वाटर का था वो चेंज हो जाता है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी एंड हीट एनर्जी ऑफ वाटर, है ना। क्योंकि पानी टरबाइन पे आ रहा है तो टरबाइन को गोल गोल घुमाएगी, तो टरबाइन अगर गोल गोल घूमेगी तो यानी कि टरबाइन गोल गोल घूम रही है। अब क्योंकि हीट भी मतलब क्योंकि फ्रिक्शन ड्यू टू ओवरकमिंग फ्रिक्शन वहाँ पे जनरेट हो रहा है, तो हीट एनर्जी बनेगी जो वेस्ट हो जाएगी एंड काइनेटिक एनर्जी की वजह से हमारा टरबाइन का पंखा घूमेगा, है ना। फिर उसके बाद बोला क्या है,
वाई इज दिस टरबाइन कनेक्टेड टू द आर्मेचर ऑफ अ जनरेटर। अब ये जनरेटर से क्यों जुड़ा हुआ है, आर्मेचर के, सॉरी आर्मेचर ऑफ जनरेटर टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, है ना टरबाइन। तो जनरेटर का में कॉइल जो है वो फिर क्या करेगी, इंड्यूस करंट डेवलप करेगी। इस वजह से हम लोग को जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी थी, जो पहले काइनेटिक एनर्जी और रेट एनर्जी में गई, तो जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी थी उसका हम फाइनली यूज ले लेते हैं किसमें, टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिंपली। और फिर क्या बोलता है, विच बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स इज फॉलोड बाय द होल मैकेनिज्म। होल मैकेनिज्म में कौन सा बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स फॉलो हुआ है, तो सिंपली पूरे लॉ में क्या हुआ है, एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस हुए। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग का बेसिक लॉ की बात हुई है, दिस जो हम लोग का यहाँ पर टेक प्लेस हुआ है सिंपली, है ना। तो होपफुली चीज समझ में आई हो, एंड क्वेश्चन 95 भी इसके साथ खत्म होता है ना। तो एंड इसी के साथ हम लोग के सारे CFQs भी खत्म होते हैं। तो होपफुली समझ में आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, है ना। अब भी 4 वीडियोस इसके अकेले के होगा CFQs के, उसके अलावा 7 उसके ICC एडवांस टीज के अलग अलग क्वेश्चन के, है ना। बट ठीक है, अगर किसी को टाइम मिले तो अच्छे से देख लेना, कवर कर लेना हो, ठीक है। तो अभी के लिए फिर चलते हैं फिर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।